जी को कहा गया है कि इस्तीफा दे दें। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो थी, जो स्मृति जी के अंडर काम कर रही थी, देबोश्री चौधरी, उनको कहा गया है कि वो अपना इस्तीफा दे। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो अब रिक्त हो गया है, रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे, वो अब उनकी भूमिका अलग मंत्रालयों में है। कई सारे ऐसे चेहरे हैं विक्रांत, जो कि सीनियर वरिष्ठ लीडर्स हैं, जिनके कंधों पर इतना भार डाला गया है, कम से कम 2 या 3 मंत्रालयों का भार उन पर डाला गया है। तो क्या इसको भी, उनके भार को भी कम किया जाएगा और उनकी भूमिका को भी और सशक्त किया जाएगा? क्या जो कोर मिनिस्टर्स थे, जो टॉप के 8-10 मिनिस्टर्स हैं, क्या उनके पोर्टफोलियोज में भी अब फेरबदल की उम्मीद हम कर सकते हैं? इसमें से कितने होंगे जिनको कि इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा, कैबिनेट रैंक दिया जाएगा, और कितने हैं जो कि एमओएस का स्थान जिनको मिलेगा, और इनकी भूमिका क्या होगी? बहुत कुछ मायने रखता है। स्किल की अगर बात करें, ये जो कोऑपरेटिव मंत्रालय जो नया बन रहा है, जिसमें बात पुरुषोत्तम रुपाला जी की आ रही है कि शायद उनको ये कार्यभार दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। प्रधानमंत्री जी का जो रोड मैप है भारत के लिए, और जो आत्मनिर्भरता का जो पिच किया है, उसके लिए इन सब में काम जाकर बहुत ज्यादा करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी कम से कम 8 से 10 महीने जो है हम पीछे चल रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से सब बंद हो गया था, सब ठप हो गया था। और ये कैबिनेट का विस्तार जो कि 2019 में होना था, अब 2021 में हो रहा है। देखिए आनंद, 2-3 चीजें हमें साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरह से साफ पता चल रहा है कि 43 मंत्री होंगे, SC, SC, OBC, महिलाओं को, युवाओं को एक बड़ा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिस तरीके से लगभग तमाम खबरें सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी खबर होगी वो कैबिनेट विस्तार जब राष्ट्रपति भवन में होगा उसी समय पता चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काम करने का तरीका रहता है, जो सरप्राइज एलिमेंट, जो सस्पेंस एलिमेंट है, वो बाहर नहीं निकल के आ पाता है। इस बार तमाम चीजें सामने आ गई हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस कैबिनेट विस्तार की सबसे बड़ी खबर के लिए हमें शाम 6 बजे का इंतजार करना होगा। रही बात 8-10 बड़े मंत्रियों की, तो मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ फेरबदल जरूर होगा, और कुछ मंत्रियों के कामकाज जिनके पास अतिरिक्त प्रभार था वो तो हालांकि बांटा ही जाएगा, लेकिन कुछ मंत्रियों को संगठन के काम में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भूपेंद्र यादव पार्टी के संगठन से अब सरकार में आ रहे हैं, तो सरकार के भी वरिष्ठ मंत्रियों में से किसी को अब भेजा जा सकता है। जैसे निशंक की आपने बात की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की, उनकी तबीयत भी पिछले दिनों काफी खराब रही, कोरोना से 2 बार वो प्रभावित हुए, पोस्ट कोविड भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हुए, लेकिन उनको अब कहा गया है। सदानंद गौड़ा वरिष्ठ मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, और अब उनको संगठन का काम करना पड़ेगा। शोभा करंदलाजे की एंट्री हो रही है, महिला भी हैं, युवा भी है, एक फायर ब्रांड चेहरा भी है। अजय भट्ट नया युवा चेहरा है उत्तराखंड से, अब उनकी एंट्री हो रही है। निशंक अगर जा रहे हैं तो अजय भट्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन मंत्रालय किसे मिलेगा शिक्षा मंत्री का, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो कई ऐसे चेहरे शामिल किए गए हैं। राजीव चंद्रशेखर युवा चेहरा भी हैं, और एक कहा जाता है कि हाईटेक लीडर है, उनको शामिल किया गया है। तो कौन सा मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा? ये सब तमाम ऐसे चीजें हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मंत्रालय के कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल, सस्पेंस तो बना ही हुआ है अमित, लेकिन जो भी अब जिसको भी जो कार्यभार मिलेगा उनको वहां डिलीवरी करनी होगी। भले ही अगर चुनाव के मद्देनजर और कई सारे जो पॉलिटिकल अलायंसेस हैं उसके मद्देनजर कुछ चेहरों को आगे किया जाया है, लेकिन उन सबको डिलीवर करना होगा, क्योंकि सबका जो आकलन होगा, जो रिपोर्ट कार्ड तय होगा, वो डिलीवरी पर ही होगा। और जिनको अब कहा जा रहा है कि आप चले जाइए या फिर आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं, उनकी जरूरत अब कहां पर है, उसकी वजह से भी शायद उनको कहा जा रहा है। देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर डिलीवरी तो इसमें सर्वोपरि है इस मंत्रिमंडल में, इसी वजह से जो 3 मंत्री हैं जो पहले राज्य मंत्री थे, अब पूरी संभावना है कि उनको प्रमोशन दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर हैं, जी किशन रेड्डी हैं, पुरुषोत्तम रुपाला हैं, उनके काम के आधार पर। अगर हम जी किशन रेड्डी की बात करें तो गृह राज्य मंत्री हैं, तेलंगाना का बड़ा चेहरा है, उन्होंने संगठन में भी काम किया था, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के वह प्रभारी भी थे, जो और बीजेपी ने इस साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। गृह राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने कोविड के दौरान कंट्रोल रूम का संचालन किया था।
ठीक इसी तरीके से अनुराग ठाकुर है, उन्होंने भी जो केंद्र सरकार की वित्त से जुड़ी परियोजनाएं थी उनको लागू करवाने में खासी भूमिका निभाई थी, बहुत ज़्यादा सक्रिय। तो परफॉर्म अगर करेंगे इस मंत्रिमंडल में तो आपको प्रमोशन यहाँ पे मिलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ये संदेश साफ है। जहाँ तक कुछ बड़े चेहरों के बाहर जाने की बात है तो युवा एक चेहरा देने की, इसीलिए अगर हम देखें सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, ये वो नेता हैं, वो युवा की श्रेणी में नहीं आते हैं। और स्वास्थ्य के लिहाज से भी रमेश पोखरियाल निशंक का हम स्वास्थ्य कहें, बाकी ये दोनों नेता हम कहें तो ये एक वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आते हैं। थावरचंद गहलोत, इनको यहाँ पर हटाया गया है और अब पूरी उम्मीद है कि नए मंत्रियों को या नए मंत्री को, ऐसे मंत्री को लाया जाएगा जो जिनकी उम्र अभी इनके लिहाज से काफ़ी, इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। एक नया लुक दिया जाए मंत्रिमंडल को, सारे जो इलाके हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, समाज के सारे वर्गों को भी प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में दिया जाए। इसी स्ट्रैटेजी के तहत काम हुआ है। जी, कहीं ना कहीं रवि, या संगठन की बात होती है या फिर आप संविधान, संस्कृति, सोशल जस्टिस, ये सारे जो इक्वेशंस हैं, इन सबको देखकर इस मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। आनंद, बिल्कुल सही कहा। और इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर तमाम जो लोग संगठन में काम करते हैं उनकी भी तमाम उम्मीदें होती है, क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार है वो फुल मेजॉरिटी में है और प्रधानमंत्री के ऊपर इस समय पूरी तरीके से एक जिम्मेदारी बनती है कि तमाम ऐसे लोग जिन्होंने चुनाव में और पार्टी के लिए कम से कम काम किया है, जमीनी स्तर पर जाकर काम किया है, उनको भी सरकार में आने का मौका दिया जाए। और जिन लोगों को शुरुआती दौर में, चाहे 2014 में या फिर 2019 में जिनको मौका दिया गया था मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, सरकार का हिस्सा बनने के लिए, अब कम से कम वो पार्टी के लिए काम करे। तो यही वजह है कि जो 4-5 चेहरे बाहर गए हैं और जिनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, जो सीनियर मंत्रियों की लिस्ट में है, वो अब उनकी जिम्मेदारी और उनकी भूमिका अलग होगी। वो उसके लिए समीकरण ये भी है कि चाहे उनका परफॉर्मेंस का बेस देखा गया हो या फिर वो पार्टी के लिए काम करें, वो संगठन के लिए काम करें और जमीनी स्तर पर आके काम करें। और तमाम ऐसे जो लोग हैं जैसे भूपेंद्र यादव, वो पार्टी के लिए काफी समय से काम करते रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं, कई राज्यों की जिम्मेदारी भी उनके सामने रही है, वरिष्ठ मंत्री हैं, नेता हैं। तो कम से कम वो सरकार में जब आएंगे तो एक नए जोश के साथ में काम करेंगे और इधर के जो मंत्री संगठन में जाएंगे उनके पास भी एक नया अनुभव होगा और नए जोश के साथ काम करेंगे। तो एक समीकरण बनाने की कोशिश की है कि जो सरकार में और संगठन में, और संगठन वाले वो सरकार में आए और युवाओं को भी मौका दिया जाए इसमें। जी विक्रांत, तो अगर ऐसा कहा जाए कि संगठन